बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्सात और हिजाब, किस्त नंबर 5। जी मैं सबाहत बोल रही हूँ, मुझे बाजी बख्तावर से मिलना है। ठीक है, मैं 1 बजे के करीब आ जाऊँगी, ये कहकर सबाहत ने फ़ोन बंद कर दिया। वो 1 बजे के करीब रिक्शा में बैठकर एक आलीशान कोठी में चली गई। मुलाजमा ने उसका नाम पूछा, फिर सबाहत को मेहमान खाने में बैठने के लिए कहा। सबाहत मेहमान खाने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक लड़की टी ट्राली में चाय और साथ में लवाजमात लेकर सबाहत के करीब आई। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो बस बाजी बख्तावर से मिलना है, सबाहत ने हिचकिचाते हुए कहा। बाजी बख्तावर आ रही हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की चाय और दूसरे लवाजमात रख कर चली गई। थोड़ी देर में फरबा जिस्म की एक कदावर खातून मेहमान खाने में दाखिल हुई। गंदमी रंगत पर तीखे नैन नकूश और बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत औरत थी। अब सबाहत कुछ कहने लगी तो औरत पहले ही बोल पड़ी, मैं बख्तावर हूँ। इसके पहनावे में आमला वाली कोई बात नहीं थी, मगर उसकी आंखों में नूरानियत थी। उसने निहायत अखलाक से कहा, आप चाय क्यों नहीं ले रही? आपने वैसे ही इतना तकल्लुफ़ किया, आपसे मुलाकात हो गई, मेरे लिए यही बहुत है, सबाहत ने कहा। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, बीबी बख्तावर ने कहा। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपका बहुत नाम सुना है कि आपने रूहानी अलूम के ज़रिए बहुत से लोगों के मसाइल हल किए हैं, सबाहत ने नहायत आजिज़ अंदाज में कहा। बीबी बख्तावर ने केक की प्लेट सबाहत की तरफ करते हुए कहा, ज़ाहिर तो आपका मसला छोटा है, लेकिन असल मामले की तह तक मैं तब पहुँचूँगी जब आपके घर आऊँगी। मेरे ख्याल में जुमा का दिन ठीक रहेगा, बाकी दिनों में मेरे पास वक्त नहीं होता। एक लम्हे के लिए सबाहत ने बेटियों के साथ बनाए प्रोग्राम के बारे में सोचा, फिर इस ख्याल को छटकते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं जुमा को आपका इंतज़ार करूंगी। मैं जुमा को 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी, बीबी बख्तावर ने कहा। सबाहत घर आई तो तकरीबन 1 बज चुका था। उसने खाना बनाना शुरू किया और 2 बजे तक उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। बीबी बख्तावर ने मिलने के बाद वो काफ़ी मुतमईन हो चुकी थी। घर की शिफ्टिंग के प्रोग्राम में तब्दीली की वजह से सबाहत को मुश्किल हुई। ज़रूरत की अशिया की पैकिंग दोबारा खोलनी पड़ी, कपड़े वार्डरूम में दोबारा सेट करने पड़े। हिजाब, तहरीम और सब बहुत बुरा लग रहा था। सानिया ने तो अपने ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें सेट करते हुए बड़बड़ा रही थी, ये क्या बात हुई, पहले सारी चीज़ें पैक करो फिर दोबारा सेट करो। हिजाब अपने कपड़े हैंग करते हुए तिरछी नज़र से सानिया की तरफ देखा। सानिया, हमारा कोई अमल भी खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। खुदा को मंजूर नहीं था कि हम अभी शिफ्ट हों। हिजाब, तुम अभी इस मोटू को नहीं समझी, इसे तकलीफ़ इस बात की है कि उसे काम करना पड़ रहा है। तहरीम की इस बात पर सानी शेरनी की तरह चिंखाड़ती हुई उसके पीछे भागी, मगर इसी दौरान सबाहत कमरे में दाखिल हुई। तहरीम ने खुद को सबाहत के पीछे छुपा लिया। सबाहत ने सानी को घूरा। सानी, कोई अपनी बहन को इस तरह मारता है? अम्मा, इसने मुझे मोटो कहा, सानिया गुलुगेर लहजे में बोली। सबाहत ने तहरीम को कान से पकड़कर सामने किया। अगर आइंदा तुमने उसे मोटो कहा तो पिटोगी मुझसे। अपने झगड़े छोड़ो, मुझे तुम तीनों से बात करनी है। सबाहत के कहने पर तीनों उसके करीब आ गईं। मैं चंद माह अपने घर में अजीब से वाक़यात होते देख रही हूँ। एक अजीब सा खौफ है जो मेरे मन में फैलाए बैठा है। हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ मेरा वहम हो। मैं नए घर में शिफ्ट करने से पहले अपना वहम दूर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बीबी बख्तावर को बुलाया है। अम्मा, आपको जो भी वहम या खौफ है वो उस घर से मुंसलिक है ना। जब हम घर ही बदल लेंगे तो आपका खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, हिजाब ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या? हिजाब ने कहा। मैं चाहती हूँ कि बीबी बख्तावर से तुम्हारे लिए तावीज़ ले लूँ। सबाहत ने प्यार से हिजाब की तरफ देखा। हिजाब सबाहत की बात से अचानक परेशान हो गई। बीबी बख्तावर कौन है? तहरीम ने पूछा। वो एक आमला हैं, खुदावंदे करीम ने उनके मन में रूहानियत के नूरानी इल्म के दिए जलाए हैं। अपनी समझ बूझ से वो बड़े से बड़ा मसला हल कर लेती हैं। अजीब सहरंगेज़ शख्सियत की मालिक हैं। उनकी फैमिली? हिजाब ने पूछा। लोगों में खुशियाँ बांटने वाले अक्सर ख़ुद खुशियों से महरूम होते हैं। 3 साल पहले खामन का इंतकाल हो गया, औलाद भी नहीं है। इतनी बड़ी कोठी में अकेली रहती हैं। वो जुमे वाले दिन हमारे घर आएंगी। मगर तीनों बहनें यकजा बोली, अगर मगर कुछ नहीं, मैं वादा करती हूँ कि अगले फ्राइडे को तुम्हारा पिकनिक का प्रोग्राम पक्का है, सबाहत ने कहा। तो सानिया ने ठंडी आह भरी और कुशन मुंह पर डालकर धड़म से लेट गई। तहरीम ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। लगता है कि सानिया को बहुत बड़ा शौक लगा है। हिजाब ने जैसे तहरीम की बात सुनी ही नहीं, वो संजीदगी से कुछ और सोच रही थी। तहरीम ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहरा दिया। हिजाब साहिबा, अब कहाँ गुम हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा कि बीबी बख्तावर इस तरह हमारे घर आएँ।
حجاب کو اس طرح سنجیدہ دیکھ کر تحریم نے سمجھایا، تم خود تو کہتی ہو تمہیں ڈر لگتا ہے، تمہارے لیے ان سے کوئی تعویذ لے لیں گے، چلو چھوڑو ان باتوں کو، ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تحریم نے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ لے لیا۔ حجاب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے بی بی بختاور کے آنے پر کیوں اعتراض ہے۔ یہ اس کے ساتھ اکثر ہونے لگا، اچانک سے اس کی پسند بدل جاتی، کبھی کبھی تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی۔ صباحت نے احسان الحق سے بھی بی بی بختاور کے بارے میں بات کر لی تھی۔ جمعہ کو دوپہر کے کھانے پر صباحت نے بیٹیوں کی فرمائش پر بریانی بنائی۔ کھانے کے وقت احسان الحق بار بار ثانیہ کے چہرے کو دیکھتے رہے جو غصے سے پھولا ہوا تھا۔ صباحت بیگم سن لو، اگر اگلے فرائیڈے کو تم نے ہمارا پکنک کا پروگرام خراب کیا تو ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں نے تو خود ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگلی مرتبہ میں ان کے پکنک کا پروگرام خراب نہیں کروں گی۔ صباحت نے اپنی تینوں بیٹیوں پر ایک نظر ڈالی۔ چلو اپنے پاپا کو مسکرا کے دکھاؤ، احسان الحق نے ثانیہ سے کہا۔ ثانیہ نے لاڈ میں خفیف سا مسکرا کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ آج حجاب کو کیا ہوا؟ وہ تو دوپہر کو ہمارے ساتھ کمرے میں سوتی ہے، اپنے کمرے میں کیوں چلی گئی؟ اب تو وہ رات کو بھی ہمارے ساتھ ہی سوتی ہے، شاید تنہا رہنے کو دل چاہ رہا ہو۔ اماں نے سختی سے کہا کہ اسے اپنے پاس ہی سلانا، اسے تنہا نہیں رہنے دینا۔ تحریم نے کہا۔ ثانیہ نے اپنا کڑھائی کا فریم قالین پر رکھ دیا۔ ٹھہرو، میں اسے بلا لاتی ہوں۔ ثانیہ حجاب کے کمرے میں قریب گئی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اندر سے حجاب کے غصے سے اونچا اونچا بولنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ کون سا طوفان آ گیا ہے جو اماں بیگم بختاور کو بلا رہی ہیں؟ کون سے پراسرار واقعات ہوئے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، جسے حجاب نے شیشے پر کوئی چیز دے ماری ہو۔ ثانیہ بوکھلائی گھبرائی حجاب کے کمرے میں داخل ہوئی تو حجاب شیشے کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ جاری ہے۔